हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में क्लास 9 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने क्लास 8 जो कि कल हमने डिस्कस किया था वो उद्देशिका का पार्ट 1 था और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने कल प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, उद्देशिका स्टार्ट किया था। उसमें हमने ये देखा था कि भारत सॉवरेन है, संप्रभु है, भारत में समाजवाद है, यानी कि समाजवादी है। जो भारत जिस तरीके से हमने देखा था कि प्रकृति क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो हमने देखा था कि भारत क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है। साथ में हमने सेक्युलर देखा था, धर्मनिरपेक्ष है, संप्रभु, फिर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, और हमने साथ में लोकतांत्रिक है, ठीक है, क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो हमने इसको स्टार्ट तो किया था बट इसको कंप्लीट नहीं किया था। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है आज? डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट से स्टार्ट करना है, लोकतांत्रिक प्रकृति भारत देश की। ठीक, तो इसको हम देखते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से हम जानते हैं डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है जनता के द्वारा जनता के लिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये बिल्कुल हम जानते हैं ये बात, लेकिन हमें और क्या जानना अनिवार्य है यदि हमें ये समझना है कि भारत में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रकृति पाई जाती है। तो डेमोक्रेसी जो होता है, लोकतंत्र जो होता है, वो दो भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से दो भाग होते हैं? तो एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। एक प्रत्यक्ष होता है जिसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, और एक अप्रत्यक्ष होता है जिसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक, उसके अंतर्गत ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इसके अंतर्गत जो जनता होती है, जनता सर्वोपरि होती है। जनता सर्वोपरि मतलब क्या है मीनिंग? यानी कि पीपल का रोल बढ़ जाता है, यानी कि जनता डायरेक्टली जो है अपना रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करती है? जिस तरह से हम स्विट्ज़रलैंड में देखते हैं, यानी कि जनता ही सब कुछ कर रही होती है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो इसको केवल आप ऐसे समझिए कि जनता का जो रोल होता है इसमें बढ़ जाता है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। प्रतिनिधित्व मतलब होता है कि हमने पीपल ने, जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना, यानी कि हम जब वोट डालने जाते हैं तो क्या उस वोटर लिस्ट में, जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है, क्या वहाँ पे आपको मोदी जी या फिर जो भी पार्टी के लोग जो खड़े हैं, क्या वो दिखाई देते हैं क्या? तो नहीं दिखाई देते हैं। तो फिर कौन दिखाई देता है हमें? तो हमें दिखाई देते हैं अपने क्षेत्र के सांसदों के नाम दिखाई देते हैं। बिल्कुल दिखाई देते हैं ना, कि कौन सांसद पद का उम्मीदवार है, वो दिखाई देते हैं। एमपीज़ के नाम दिखाई देते हैं। हमें किसी के लिए भी XYZ किसी भी पार्टी के लिए वोट डालना है हमें किसको चुनना पड़ता है? अपने सांसदों को चुनना पड़ता है। फिर वो सांसद किसका चुनाव करते हैं? फिर उनमें से कौन बन जाता है? फिर जो भी पार्टी जीतती है, तो जो लार्जेस्ट पार्टी, जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिला रहता है वो जीत जाती है, और उसका जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो हम, यानी कि जनता इनडायरेक्टली अपना, अप्रत्यक्ष रूप से कर तो जनता ही रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है। जनता पहले सांसदों को चुनी है, सीधा प्रधानमंत्री के लिए हमने वोट डाला क्या? तो हमने नहीं डाला, हमने तो सांसदों को चुना है। अब क्या बोलते हैं, आगे जा कर के फिर उनमें से जो है एक प्रधानमंत्री बनते हैं। इस तरह से वोट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे जनता डायरेक्टली करती है हर काम, यहाँ पे जनता इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से करती है। अब ये जो प्रत्यक्ष रूप से जो जनता जो करती है वो 4 भागों में विभाजित होता है, और वो कौन कौन से 4 भाग होते हैं?
चार प्रकार हम बोल सकते हैं, चार प्रकार से जनता अपना रोल प्ले करती है। वो कौन कौन से हैं? तो जनमत संग्रह, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंडम। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसके तहत में कि प्रस्तावित कानून को मतदाताओं के प्रत्यक्ष रखा जाता है। फिर उसके बाद मतदाता यानी कि जनता वोट डालती है और इस तरह से कोई भी इशू का निपटान होता है। क्या होता है, प्रपोज्ड लेजिस्लेशन जो होता है उसको रेफर किया जाता है इलेक्टोरेट यानी कि जनता के सामने, और उसके बाद वो डायरेक्ट वोट करते हैं उस पर, हाँ है या ना है। हाँ होती है तो जीत जाता है, पक्ष ना होती है तो हार जाता है। वो जो लेजिस्लेशन, वो प्रस्ताव, जैसे हम इसे कैसे समझ सकते हैं, तो हम इसे समझ सकते हैं ब्रेक्सिट, यानी कि ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन से बाहर आया वो किसके ज़रिए आया, तो रेफरेंडम के ज़रिए आया। ठीक, जनता ने हाँ बोला, वोट डाला, प्रत्यक्ष चुनाव के ज़रिए प्रत्यक्ष मत दिए हैं उन्होंने कि हाँ हमें अब जो है यूरोपियन संघ के साथ में अब नहीं रहना है, हमें अलग होना है। ठीक, तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष जनता ने अपना रोल प्ले किया। दूसरा एक प्रकार होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, एक दूसरा प्रकार है जिसे हम बोलते हैं पहल, इनिशिएटिव। नाम से पता चल रहा है पहल करनी है, तो पहल करनी है तो किस तरह की पहल करनी है कि ये जनता क्या करती है, जनता के द्वारा क्या करते हैं, विधायिका को अधिनियमित करने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम ही खुद कोई बिल लाते हैं। कौन? जनता कोई बिल लाती है, फिर उसके बाद वो क्या होते हैं, इनैक्ट होते हैं, अधिसूचित होते हैं। हम किसके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, विधायिका के समक्ष हम विधेयक प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद वो अधिसूचित होते हैं, अधिनियमित होते हैं। और अप्रत्यक्ष में अभी हम प्रेजेंट में हम अपने देश में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बैठे, संसद में बैठे या फिर विधानसभा में बैठे, विधानसभा में विधायक एवं संसद में बैठे जो सांसद हैं, जो एमपीज एमएलएज हैं, एमपीज जैसे कि हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, एमएलएज जो हम यदि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, यदि हम पार्लियामेंट की बात करें तो एमपीज है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम देखते हैं कि वो क्या लाते हैं, विधेयक लाते हैं, फिर उसके बाद उसे प्रस्तुत किया जाता है, फिर पूरी प्रक्रिया के बाद में वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, अधिनियमित कर दिया जाता है। लेकिन पहल में क्या होता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो इसके तहत क्या होता है, जनता खुद विधेयक को लाती है और उसके बाद में क्या किया जाता है, उस विधेयक को किसके समक्ष लाया जाता है, विधायिका के समक्ष लाया जाता है, एवं उसके बाद में उसे अधिनियमित इनैक्ट किया जाता है। किसमें? पहल में, इनिशिएटिव में। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रिकॉल। तो रिकॉल का मतलब होता है प्रत्यावाहन, वापस बुलाना। मतलब क्या होता है कि कोई जनता ने, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता ने किसी को चुना है, जनता ने किसी को चुना, या कोई ऑफिसर हम बोल सकते हैं, कोई अधिकारी या प्रतिनिधि, जनता को लग रहा है कि वो अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वो फेल है अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली डिस्चार्ज करने के लिए, तो जनता क्या करेगी, उनको रिमूव कर देगी, जनता क्या कर देगी, उनको हटा देगी, जनता क्या करेगी, उन्हें जब वो विफल हो जाएंगे तो जनता उन्हें हटा देगी। ठीक है, तो रिकॉल मतलब बात से समझिए, वर्ड से हमको समझ में आता है, वापस बुलाना, प्रत्यावाहन कर देना। क्या कर देना? प्रत्यावाहन कर देना। इसका मतलब यदि वो अपना कार्य सही रूप से नहीं कर पा रहे तो उनको हम उनके पद से हटा रहे हैं। कौन? जनता स्वयं हटा रही है। उसके बाद में बात आती है क्या? प्लेबिसाइड की। तो प्लेबिसाइड क्या होता है, ये इसको हम हिंदी में जनमत संग्रह इसे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नाम लगभग एक होता है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। और वो क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि किसी भी मुद्दों पर क्या करते हैं, जनता के सामने वो मुद्दे रखे जाते हैं। और ये अक्सर यदि कोई क्षेत्रीय विवाद है तो इस तरह का जनमत संग्रह लाया जाता है, जिसमें सार्वजनिक महत्व के, पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दों को लाया जाता है और उसके बाद जनता की राय ली जाती है। और
अधिकतर क्या होता है, क्षेत्रीय विवादों को इस तरह से निपटाया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, तो वहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ था, लोगों के सामने ये रखा गया था कि आपको भारत में आकर के मिलना है, इंडिया का पार्ट बनना है, कि आपको पाकिस्तान का पार्ट बनना है, या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया था कि हमें जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं पूरी स्टोरी जम्मू कश्मीर की, तो ये जैसे कि हमने देखा कि जो क्षेत्रीय विवाद हैं, क्षेत्रीय विवादों का निपटान इस माध्यम से किया जाता है, प्लेबिसाइट, जो कि जनता के समक्ष रखा जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है आपकी क्या राय है। ठीक है, आई होप अब ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको समझ में आया होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको समझ में आई होगी। ठीक, फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है एवं एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने क्या देख लिया, रेफरेंडम देख लिया, फिर उसके बाद हमने देखा है इनिशिएटिव देख लिया, फिर हमने रिकॉल देख लिया और हमने प्लेबिसाइट देखा। ये 4 प्रकार से हमने अभी डिस्कस किया है। अब हम आ जाते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक संसदीय जिसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री, और एक होता है प्रेसिडेंशियल। क्या होता है, एक प्रेसिडेंशियल यानी कि राष्ट्रपति का जहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ कार्य रहता है। एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत, ये इनडायरेक्ट जो अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है उसके अंतर्गत प्रतिनिधि, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना वहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया है, प्रतिनिधि हम चुनते हैं, उसके बाद ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, ओवरऑल जो पूरी प्रक्रिया होती है जैसा कि हमने देखा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के अंतर्गत ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है। क्या होती है, संसदीय और राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकतंत्र स्थापित किए जाते हैं, ये होता है। अब इसके अंतर्गत और क्या होता है, तो इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि हम भारत में क्या देख रहे हैं, हम भारत में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हम प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। हम सांसदों को चुनते हैं, सांसदों में से अब एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। लीडर जो होता है, जो भी पार्टी का जो लीडर है वो प्रधानमंत्री हो जाता है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो यानी कि हम देख रहे हैं प्रतिनिधित्व होता है हमारे देश में, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। और वो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के अलावा हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है कि नहीं, हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, यानी कि पूरा पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास में है कि किस तरह से वो पूरे कानून बनाती है, हर चीज़ पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ क्या है, संसदीय प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब यहाँ आ जाइए, ये कल हमने यहाँ पे एंड किया था, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपको ये आज समझ में नहीं आएगा, ये आपको कल समझ में आएगा। तो अब आप इसको पढ़िए, जो भी हमने अब तक जो 12-13 मिनट तक हमने समझाए, तो यहाँ से आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि भारतीय संविधान प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान करता है। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं, प्रतिनिधित्व भी है, साथ में संसदीय लोकतंत्र है, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यदि इस तरह की हमारे यहाँ प्रणाली है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपनी सभी पॉलिसीज़ और एक्शन के लिए, किसके समक्ष, लेजिस्लेचर के समक्ष। Executive is responsible to the legislature for all of its policies and actions। इसका क्या मतलब होता है, तो इसके तहत में क्या होता है कि कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति जिम्मेदार होती है, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आगे आते हैं, ये वाली पॉइंट अब मुझे लगता है आप सभी को अब क्लियर हुई होगी, क्योंकि कल मैंने आपको बोला ही था कि क्लियर नहीं हुई होगी। अब हम आ जाते हैं 5वें
नेचर में जहाँ पे हम कीवर्ड्स देख रहे हैं, याद है हमने क्या स्टार्ट किया था कि हम मुख्य शब्द देख रहे हैं किसके, उद्देशिका के। तो अब हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख रहे हैं प्रियम्बल की, तो उसके बाद हम आ जाते हैं गणतंत्र, जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। अगेन रिपब्लिक को समझने के लिए हम किस तरह से इसको समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं जो वहाँ पे लिखा है उसको दिखाऊंगी। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि मैंने हमारे भारत की क्या एक प्रकृति है कि वो लोकतंत्र है हमारे देश में। ठीक है, तो लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत क्या होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी के अंतर्गत क्या होता है, ये भी दो भागों में विभाजित होती है। एक होता है मोनार्की और एक होता है रिपब्लिक। और एक होता है ये मोनार्की मतलब क्या होता है, इसका मतलब वंशानुगत, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो भी हेड है वो क्या होता है, वंशानुगत, यानी कि उनकी जो पोजीशन होती है वो हेरिडिटरी होती है। ठीक है, इसका मतलब जो वंशवाद इसमें चलता है कि एक वंश का बन गया, उसके बाद में उसी के जो वंश के हैं वही बस बन सकते हैं क्या, हेड बन सकते हैं। लेकिन ये जो गणतंत्र होता है उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका तात्पर्य ये होता है जो हेड होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, उनका चुनाव होता है, वो इलेक्ट होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव हो, चाहे वो प्रत्यक्ष चुनाव हो या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव हो। और साथ में ये जो हेड होते हैं, ये जो मुखिया होते हैं उनका जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, साथ में उनका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, यानी कि जो उनकी कार्यावधि है वो फिक्स रहती है, फिक्स्ड टेन्योर होता है, फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। किसके अंतर्गत, तो ये गणतंत्र के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत और क्या होता है, तो हमने ये देखा है कि हमारा भारत यदि रिपब्लिक है, गणतंत्र है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है जो कि है क्या है, कौन है, प्रेसिडेंट है, जो कि हेड ऑफ द स्टेट जो कि प्रेसिडेंट है। अब इसके अंतर्गत हम नॉमिनल हेड भी पढ़ते हैं और रियल हेड भी पढ़ते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब वो जहाँ पे आएगा वो टॉपिक तब हम देखेंगे। अभी आपको केवल एक बात समझनी है, जो हेड हैं, जो मुखिया हैं हमारे राज्य के, वो जो हैं कौन है, राष्ट्रपति हैं। और ये जो है ये इनका क्या होता है, चुनाव होता है, भले ही वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हों, अप्रत्यक्ष इनका चुनाव होता है। क्या हम प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं क्या, तो हम प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव क्या हम करते हैं क्या, नहीं, तो जनता नहीं करती है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष जरूर होता है, लेकिन क्या वंशानुगत है क्या, नहीं, हमने खुद देखा है और हम देख रहे हैं कि वंशानुगत नहीं है हमारे देश में राष्ट्रपति का पद। ठीक है, साथ में इनका एक फिक्स टेन्योर होता है जो कि है 5 वर्ष, 5 वर्षों के लिए इनका चुनाव होता है, 5 वर्ष तक ये रहते हैं, उसके बाद में फिर से इनका चुनाव होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या समझ गए हैं कि यदि भारत की प्रकृति गणतंत्र बोली जाती है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि भारत के जो हेड हैं, जो राज्य के मुखिया हैं, वो निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो चुने जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है वो कहाँ पे, ये गणतंत्र, ये किसकी प्रकृति है, तो यूएसए की ये प्रकृति है। ठीक है, वहाँ पे ये होता है कि जो राज्य के मुखिया हैं उनका चुनाव होता है, और वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, और वो निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। साथ में हमने क्या देखा कि हमारे देश में क्या है, निर्वाचित हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन होता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष हो और 5 साल के लिए हों। तो हमको ये याद रखना है, यदि आपके एग्जाम, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आया इसलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ, आपको ये बात बहुत क्लियर अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखिए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो बिल्कुल आपको ये रटना है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको बिल्कुल रट लेना है हर चीज़।
ठीक है। और मुख्यतः यदि हम समझ लेते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है उसको रटने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने उसको समझा है। तो आई होप यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रकृति यदि गणतंत्र है तो इसका क्या मतलब होता है, साथ में एक और चीज़ हमको याद रखनी है गणतंत्र के विषय में कि जो राजनीतिक संप्रभुता है, राजनीतिक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, यदि भारत रिपब्लिक है, गणतंत्र है, तो राजनीतिक जो संप्रभुता है वो किसके पास है? तो वो जनता के पास है। किसके पास है राजनीतिक संप्रभुता? जनता के पास में है। ठीक है। साथ में हमारा सेकेंड थिंग, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखना है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसके पास में? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है पीपल के पास में, वेस्टिंग इन द पीपल। ठीक। फिर सेकेंड थिंग क्या आती है? गणतंत्र का एक और तात्पर्य हो जाता है और वो क्या होता है? एब्सेंस ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी जो है सभी के लिए जो सार्वजनिक जो दफ्तर होते हैं सभी के लिए ओपन होते हैं। क्या नहीं होते? क्या हम पब्लिक ऑफिस में नहीं जा सकते हैं क्या? तो हम भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है पब्लिक ऑफिस में। सार्वजनिक जो दफ्तर होते हैं वो सभी के लिए खुले होते हैं बिना किसी भेदभाव के। बिना किसी भेदभाव के जो सार्वजनिक दफ्तर होते हैं वो सभी के लिए खुले होते हैं। तो ये दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक तो पहली बात क्या कि जो राजनीतिक संप्रभुता है किसके पास है? जनता के पास है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी वेस्टेड इन द पीपल। सेकेंड थिंग क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, कोई भी जो है प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, यानी कि केवल आपको ही बस हम दे रहे हैं कि आप ना ये सार्वजनिक दफ्तर पे प्रवेश कर सकते हो, बाकी लोग नहीं आ सकते। तो नहीं, हर कोई जा सकता है। जो सार्वजनिक जो पब्लिक ऑफिस होते हैं सब हर कोई जा सकता है बिना किसी भेदभाव के। तो ये दोनों प्रकृति क्या बताती है? भारत की गणतंत्र की प्रकृति को ये दोनों पॉइंट दर्शाते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वो है जस्टिस। तो न्याय कैसा कैसा? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है उद्देशिका में। ठीक है। ये आया कहाँ से? तो हमने याद कैसे किया था बताइए कि जस्टिस ये वाला हमने कहाँ से लिया है? तो हमने लिया था रशिया से। याद कैसे किया था हमने? तो इंडिया और रशिया दोस्त हैं और दोस्तों के बीच में न्याय होता है, वो किसी के साथ में दगाबाजी गद्दारी नहीं करते हैं, जस्टिस न्याय करते हैं अपनी दोस्ती में। और दोस्ती क्या होती? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने पढ़ा था। ये हमने पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा है। ये वही लिखा है कि हमने ये कहाँ से लिया है? तो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, वहाँ से ये पॉइंट लिया गया है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक। अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। सोशल जस्टिस क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ में समान व्यवहार करना। किस प्रकार का भेदभाव बोला गया है? तो जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनके बिना सभी के साथ समान व्यवहार करना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। सोशल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। इनके बिना, जो सामाजिक भेदभाव के बिना जो समान व्यवहार किया जाता है वही सामाजिक न्याय कहलाता है, सोशल जस्टिस कहलाता है। ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है समाज के किसी विशेष वर्ग को दिए जा रहे विशेषाधिकारों का अभाव। जैसा कि अभी हमने किस में देखा? गणतंत्र में हमने ये गुण देखे हैं। गणतंत्र, यदि हमारा भारत देश गणतंत्र है, रिपब्लिक है, तो इसका मतलब कि किसी भी विशेष वर्ग को किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं है, अभाव है विशेषाधिकार का।
तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये होता है कि जो ऐसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जो अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ में जो महिलाएं हैं, ऐसे में उनकी स्थिति में सुधार होगा। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक दृष्टिकोण से ये इन लोगों के पास में जो है सही रूप से इनको दर्जा नहीं मिला है, इनको सोशल जस्टिस नहीं मिला है, महिलाओं को सामाजिक रूप से पर्याप्त जितना स्थान मिलना था उतना नहीं मिला है। तो ये बताता है कि हमारे देश में क्या है? सामाजिक न्याय है, जहां हम किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग के आधार पर नहीं करते हैं। कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स के आधार पर हम किसी भी प्रकार का डिस्टिंक्शन, सोशल डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं और हम सभी को क्या करते हैं? सभी की स्थिति में सुधार चाहते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से। ठीक, आगे आ जाए और क्या है? फिर हम आ जाते हैं आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का तात्पर्य क्या होता है कि आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच में गैर भेदभाव, यानी कि जो वेल्थ के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो यदि जहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस होता है, वहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, केवल इकोनॉमिक फैक्टर्स रीजन बना करके। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि जो इनइक्वालिटीज़ है, एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें धन, आय और संपत्ति में स्पष्टता, असमानताओं को समाप्त करना शामिल है। जब आर्थिक न्याय, क्या एक जन के पास में पूरा पैसा बस है क्या? नहीं। तो क्या करना, हमारे देश में क्या प्रावधान है? टैक्स पटाना है, टैक्स पटाना है, सभी को पटाना है। टैक्स स्लैब से इतने में जो भी डिसाइड करते हैं सरकार, यदि आप उस टैक्स स्लैब के अंतर्गत जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं आपको उतना पटाना है। तो ये क्या है? एक प्रकार से आर्थिक न्याय किया जा रहा है। ठीक, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाए कि एक के पास में सभी पूरी प्रॉपर्टी एक के पास में आ जाए। फिर उसके बाद क्या बताया गया है? ये बिल्कुल आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया है कि जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट? इट डिनोट्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि SG प्लस EJ इक्वल्स टू DJ। ऐसे क्या याद कर सकते हैं आप? SG प्लस EJ इक्वल्स टू DJ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय का संयोजन है, जो संयोजन है वो क्या कहलाता है? वितरणात्मक न्याय कहलाता है। वितरणात्मक, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है। ये बिल्कुल याद करना है आपको, ठीक है? सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है या सोशल है। तो आपको क्या याद रखना है? SJ हमने याद कैसे किया है? SJ प्लस EJ, SJ प्लस EJ इक्वल्स टू DJ। बस बिल्कुल ये लाइन को आपको याद करना है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बन जाएगा। ठीक, आगे आ जाए और क्या बताया गया है? पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? राजनीतिक न्याय का क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी, ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। सभी लोगों को, जितने भी नागरिक हैं उनको क्या है? राजनीतिक अधिकार है। सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुंच है एवं सरकार के सामने सभी अपनी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हम, ऐसा है क्या कि नहीं तुम नहीं आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते हो? तो ऐसा नहीं है। कौन बोला है कि ये वाले ऑफिस में तुम नहीं आ सकते हो? ऐसा पब्लिक ऑफिस में नहीं होता है, सभी जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे देश में क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस है। किसने बोला कि राजनीतिक कार्यालयों में नहीं आ सकते हो? सभी जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है? लिबर्टी। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा क्या है? तो लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता, लिबर्टी कहाँ से लिया गया? तो हमने क्या पढ़ा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। कहाँ से? फ्रांसीसी से लिया गया। हमने याद कैसे किया था? तो याद करो, मैंने बताया था फ्रांस।
फ्रांस, फ्रांस में FRA से हमने क्या याद किया था? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, और जहाँ कहीं भी बंधुत्व रहता है तो इक्वालिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। इसका मतलब ये हमने कहाँ से लिया है? लिबर्टी, ये जो वर्ड है ये हमने कहाँ से लिया है? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया है, जो 1789 टू 1799। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? लेकिन स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? हम लिबरल हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स, ये बिल्कुल अगेन ये स्टार मार्क है, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। एग्जाम में आया बहुत बार, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, क्या लिखा हुआ है कि लिबर्टी, आपके एग्जाम में बोल देगा कि लिबर्टी का क्या मतलब होता है? तो लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। फर्स्ट पॉइंट जो हमको याद करना है, क्या याद करना है? कि व्यक्तियों की गतिविधियों पर संयम का अभाव, व्यक्तियों की गतिविधियों पर संयम का अभाव पहला पॉइंट है। इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट है एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, साथ में व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना। व्यक्तिगत, क्या लिखा हुआ है? व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना। ये क्या डेफिनेशन है? किसकी? लिबर्टी की डेफिनेशन है, स्वतंत्रता की परिभाषा है, जो कि हमें याद करनी है। फर्स्ट थिंग कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स है, किसी भी प्रकार का संयम का अभाव है हमारे। फिर दूसरी बात क्या है? व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है। ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, जितना अंडरलाइन है एटलीस्ट इतना तो बिल्कुल आप लोग रट लेना, ठीक है। और फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? संयम का अभाव। अब ये संयम का एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट्स मतलब क्या होता है? तो लिबर्टी डजंट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स। संयम का अभाव है यानी कि आप संयमित नहीं है, आपका मन किया किसी को मार डालूं, किसी को मार डालूं, मर्डर कर दूं, किल कर दूं, तो बोलोगे कि स्वतंत्र हैं हम, हमारी जो इच्छा हम वो कर दें, हम वो कर दें। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? स्वतंत्रता का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो पसंद करता है उसे करना। क्या लिखा हुआ है? क्लियरली, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि वह जो पसंद करता है उसे करने के लिए लाइसेंस है। क्यों? क्योंकि हमें मन कर रहा है इसको एक थप्पड़ खींच के मार दूँ, तो जब भी किसी का भी मन किया कुछ भी करेंगे क्या? बोलेंगे कि हम जो है हमारे देश में जो है लिबर्टी है। ऐसा होता है क्या? तो नहीं, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है इसमें कि ये चीज़ नहीं है। और साथ में क्या बताया गया है? हैज़ टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस। ये जो स्वतंत्रता है बिल्कुल उल्लिखित सीमाओं के भीतर ही आप इसका आनंद लीजिए, उल्लिखित सीमाओं के भीतर ही हम इसका आनंद दे सकते हैं। इसका मतलब स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता में हम ये ना भूल जाएं कि हम अपनी इच्छा अनुसार हर चीज़ नहीं कर सकते। हमें जो कुछ भी करना है वो संविधान की सीमाओं के अंतर्गत रह कर के ही करना है। संविधान की जो भी उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको हमको बिल्कुल फॉलो करना है। साथ में ये बताया गया है कि ये जो स्वतंत्रता होती है, लिबर्टी इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यह पूर्ण नहीं बल्कि योग्य है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसा हमने अभी समझा है, हमने क्या समझा है कि हमको किसी को मन किया कि हम किसी का मर्डर कर दें, तो हम जाकर के किसी का मर्डर नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल दायरे में रह कर के काम करना है। संविधान में जो भी सीमाएं हमारे लिए निर्धारित की गई, हमें उसके दायरे में रह कर के प्रत्येक कार्य करने हैं। तो इसीलिए ये पूर्ण नहीं है कि हम तो स्वतंत्र हैं, जिसका भी मन कर रहा है हम अब वो करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे आ जाएं। और क्या बताया गया है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। समानता किसकी है? हमें प्रतिष्ठा एवं अवसर की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी एग्जाम में आया है डायरेक्टली कि समानता किसकी किसकी है हमें, तो समानता हमें प्रतिष्ठा एवं अवसर की है। इक्वालिटी किसकी है? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की है। एग्जाम में जो भी आया है उसको मैं उसी तरह से आपको बताते हुए ही चल रही हूँ।
ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है कि समानता का तात्पर्य क्या होता है, तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान होना चाहिए। पहली बात तो कोई भी हमें क्या करना है, किसी को विशेष प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं। साथ में क्या बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी बिना किसी भेदभाव के। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। सेकेंड थिंग जो हमें याद करना है कि एडुक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू बी गिवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस। ठीक, आगे क्या है और क्या बताया गया है, तो ये जो समानता होती है उसको हम उसके हम 3 डायमेंशंस देखते हैं, 3 आयाम देखते हैं। क्या क्या है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो ये सिविक इक्वालिटी क्या होती है, नागरिक समानता क्या होती है, तो नागरिक समानता वो होती है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 हमारे मौलिक अधिकार है। हालांकि हम मौलिक अधिकार वाला फंडामेंटल राइट्स वाला जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात आई है तो एक बार देख लेते हैं कि नागरिक समानता, सिविक इक्वालिटी क्या क्या है। तो आर्टिकल नंबर 14 जो कि हमें बोलता है कि कानून के समक्ष समानता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है हमें, साथ में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ जो कि आर्टिकल नंबर 15 में आता है, धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है हमें जो कि अनुच्छेद 16 में है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का उन्मूलन है जो कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। ये हमें नागरिक समानता बताते हैं कि हमें नागरिक समानता है, सभी लोग कानून के समक्ष एक जैसे हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा जाति धर्म लिंग जन्म के आधार पर। फिर सभी को जो सार्वजनिक रोजगार है सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। फिर उसके बाद में अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स होगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। राजनीतिक समानता कहाँ से मिलती है, तो आर्टिकल नंबर 325 और 326 हमें राजनीतिक पॉलिटिकल इक्वालिटी को दर्शाता है। इसका क्या मतलब होता है, तो आर्टिकल नंबर 325 क्या बोलता है कि सभी व्यक्तियों को यानी कि नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से अपात्र घोषित नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हमें तो पता है कि हम जैसे ही 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हमें जो है वर्ष देखा गया है, उसमें ये नहीं बोला जाता है तुम लड़का हो लड़की हो, ऐसा बोला जाता है क्या, तो नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल ये चीज़ को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 325 क्या बोलता है कि सभी को मतदाता सूची में किसी को भी अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता और सभी को समान अधिकार प्राप्त है मत देने के। हम क्लियरली ये ऐसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, आर्टिकल नंबर 326 क्या बोलता है, तो आर्टिकल नंबर 326 ये बोलता है कि ये जो मताधिकार है वो जो भी चुनाव होते हैं वो क्या है, व्यस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी कि एडल्ट सफ्रेज, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफ्रेज। तो एग्जाम में क्या बोला गया है कि एडल्ट सफ्रेज किस आर्टिकल में है, व्यस्क मताधिकार, ये एग्जाम में आया हुआ है कि एडल्ट सफ्रेज कि संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो हमें याद होना चाहिए आर्टिकल नंबर 326। एडल्ट सफरेज किस में है, तो आर्टिकल नंबर 326 326 अनुच्छेद 326 में बताया गया है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता हमें कैसे पता चलती है कि हमारे देश में आर्थिक इकोनॉमिक इक्वालिटी है? तो डीपीएसपी से पता चलती है, जो कि आर्टिकल नंबर 39 में आता है। ठीक है, सॉरी, डीपीएसपी के अंतर्गत जो आर्टिकल नंबर जो 39 है, ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो क्या बोलते हैं कि सभी मेन और वुमेन को इक्वल राइट है। किसका इक्वल राइट है? टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। इसका क्या मतलब हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन का समान अधिकार प्रदान करते हैं। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आया है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस संविधान की किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 39 में। जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वही मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ। बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि एग्जाम में ये अगेन क्यों, क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आने की उम्मीद है। ये बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कहाँ पे दिया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? आर्टिकल 339। फिर एक और चीज़ याद रखना है कि मेन और वीमेन को इक्वल राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 39, यानी कि पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन, ये वाला कहाँ पे प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 39। साथ में समान काम के लिए समान वेतन, आर्टिकल नंबर 39। बिल्कुल ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, और जो कि क्या हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता के अंतर्गत आता है। अब हम आ जाते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बंधुत्व। बंधुत्व का तात्पर्य क्या होता है? भाईचारे की भावना। अब ये भाईचारे की भावना कैसे पता चलेगी हमें? तो हमारे देश में एकल नागरिकता है, हमारे देश में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या होता है कि हम सर्वप्रथम क्या है? तो हम भारतीय हैं। हम कौन है? वी आर इंडियन फर्स्ट। उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ी हैं, या फिर कोई बोल रहा है मैं तमिलियन हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, XYZ जिस भी राज्य से, वो बाद में आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सभी कौन हैं? हम भारतीय हैं। हमारी पहचान क्या है? हमारी नागरिकता क्या है? हम सब भारतीय नागरिक हैं। वी आर ऑल इंडियन सिटीजन्स। वी आर ऑल इंडियन सिटीजन। तो ये कहा, ये क्या बताया? ये हमारे बीच के बंधुत्व, भाईचारे को बताया। अब विदेश आप चले जाइए, वहाँ पे यदि आपको पता चलता है कि अच्छा तुम भी इंडिया के हो, तो वहाँ पे एक अलग सी फीलिंग आपको महसूस होगी कि वाह हमारे देश का कोई है, यहाँ पे कोई तो मिला हमारे देश का। तो ये क्या बताता है? ये भाईचारा बताता है, बंधुत्व बताता है, फ्रेटर्निटी बताता है। क्या? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। ठीक, बिल्कुल याद कर लेना है कि फ्रेटर्निटी के लिए हम कैसे समझ सकते हैं? तो एकल नागरिकता ये दर्शाता है। ठीक, आगे आते हैं और क्या बताया जा रहा है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो क्या बोलते हैं? जो कि हम आर्टिकल नंबर 51A के अंतर्गत, वो क्या बोलते हैं कि हार्मनी, सभी नागरिकों का क्या कर्तव्य? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। सभी नागरिकों का क्या कर्तव्य है कि क्या करे? वो सभी सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। किसका? प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है। ठीक है, एमंग्स ट्रांसजेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, धार्मिक भाषाई क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे। ये ना देखें ये धर्म के, हम तो ये धर्म के, हम तो इस भाषा के, हम इस क्षेत्र के, हम इस सेक्शन को बिलोंग करते हैं। नहीं, ये सब के बिना, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या हम सभी का कर्तव्य क्या है? सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को हमें बढ़ाना है, और ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, आगे आ जाए और क्या है? तो ये किस तरह से आश्वासन मिले कि हमारे में बंधुत्व है? तो फ्रेटर्निटी हैज़ टू एश्योर टू थिंग्स। भाईचारे जो बंधुत्व को दो बातों का आश्वासन देना होता है, और वो दो बातें क्या होती हैं? तो पहली बात जो है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है।
बंधुत्व में क्या ध्यान रखना है? व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का ध्यान रखना है। फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता का ध्यान रखना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का ध्यान रखना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो इंटीग्रिटी है हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था, उससे ये वर्ड जोड़ा गया है। हमने क्या देखा था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। किसमें? उद्देशिका में। किसके द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक, साथ में हमको क्या क्या, तो आश्वासन क्या क्या चीज़ को ये एश्योर करे? पहली बात तो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे, दूसरी बात भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखे। और इसी क्रम में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। आर्टिकल नंबर 1 क्या बताता है? डिस्क्राइब्स व्हाट? इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसका हमने MCQ भी देखा हुआ है। हमने जो हमारा जो MCQ होता है उसमें हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रियम्बल को कंप्लीट किया। प्रियम्बल का कुछ और पॉइंट आपको बताना है तो उसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है? वो इससे रिलेटेड है क्योंकि प्रियम्बल हमेशा विवादों में घिरा रहा। किस तरह के विवादों में घिरा रहा? कि प्रियम्बल को संविधान का अंग बनाना है क्या, कि संविधान का अंग नहीं बनाना है, वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वेदर प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला पॉइंट हमको केस स्टडी के थ्रू, यानी कि डिफरेंट जो केस है उसके ज़रिए हम देखेंगे। तो इसका पार्ट 3 भी हम डिस्कस करेंगे उद्देशिका का। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम में आता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला जो इसका PDF जो पार्ट 1 था उसका PDF अपलोड नहीं किया गया था। कारण ये था कि ये वाला और सेक्शन आपको करवाना था। अब ये इसकी फ्री PDF आप हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी फ्री PDF। आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लग रहा है कि ये आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा है और आपको क्या बोलते हैं पॉलिटी को कंप्लीट करने में मदद कर रहा है, तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री लेक्चर्स जो कि डल रहे हैं उन लोगों तक पहुंच सकें। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।